अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 50 ऑब्जेक्टिव सवालात को हम लोग कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपका मंथली एग्जामिनेशन जो भी हो रहा है उसमें तो काम आएगा ही, लेकिन साथ साथ में आपका बोर्ड एग्जाम 2025 यानी 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को पता होगा हम लोगों की जो रोजाना जो क्लास होती है चैप्टर वाइज और अच्छे ढंग से सारी चीज उर्दू ग्रामर से लेकर आपका चैप्टर से लेकर हर एक चीज नोट से लेकर पीडीएफ तक टेस्ट सीरीज सारी चीजों का क्लास जो हम लोगों का होता है वो एप्लीकेशन पे। जिन बच्चों को पता नहीं है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा हम लोगों की क्लास कहाँ पे होती है, एप्लीकेशन पे होती है। तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है तो आप लोग आज ही डाउनलोड कीजिए मेरा ऑफिशियल एप्लीकेशन। नाम होगा आपका ऐप का एएस उर्दू एजुकेशन नाम से ही जो आप लोग देख रहे हैं। चैनल का नाम सेम लोगो और सेम चैनल, या फिर अगर वहां से डाउनलोड करने में परेशानी होती है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास को पूरा मुकम्मल करनी है ताकि आपका भी एग्जाम में जो है बेहतरीन मार्क्स बेहतरीन रिजल्ट आ पाए। तो आइए हम लोग करते हैं क्लास को अब शुरू। चलिए देखेंगे सभी बच्चे, आपके पास हैं 50 और टोटल आपको बनाना रहता है 50 ऑब्जेक्टिव, लेकिन 100 रहता है टोटल। हम लोग आज की क्लास में 50 वीवीआई क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल आता है आपके पास, सवाल नंबर 1, रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था। हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मिट्टी का तेल, वहां पे रॉकफेलर का जिक्र किया गया है और ये चैप्टर के लिखने वाले का नाम है ख्वाजा हसन नज़ामी। मिट्टी का तेल, ठीक है, उसमें रॉकफेलर का जिक्र किया गया है और रॉकफेलर का ताल्लुक होता है आपका अमेरिका से। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। हम लोगों के पास सवाल नंबर 2 है, ध्यान से देखेंगे। मौलाना आजाद के कितने खतूत आपके निसाब में शामिल हैं। ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 4 और 5। तो याद रहे मौलाना आजाद के हमारे निसाबी किताब कहकशां उर्दू हिस्सा 2 में टोटल जो है 3 खतूत शामिल है। कितने खतूत शामिल हैं? 3 खतूत शामिल हैं और इस खतूत का मजमुआ का नाम है गुबारे खातिर। गुबारे खातिर में आपको पूछा जाए कि गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं, तो गुबारे खातिर में टोटल 24 खतूत है। कितने खतूत हैं? तो 24 खतूत हैं, लेकिन गुबारे खातिर से टोटल हमारे निसाब में 3 खतूत दिया गया है, यानी कहकशां उर्दू हिस्सा 2 में आप लोग पढ़ेंगे ना तो 3 खतूत मिलेगा, लेकिन ये गुबारे खातिर जो खतूत का मजमुआ है इसमें टोटल 24 खतूत की तादाद है। अगला सवाल आता है आपके पास, सवाल नंबर 3, दक्कन का कौन बड़ा शायर दिल्ली आया। ठीक है, दक्कन का कौन बड़ा शायर दिल्ली आया, सही आंसर आपका हो जाएगा वली दक्कनी। ठीक है, दक्कन से आप लोग ट्रिक याद रखेंगे कि वली दक्कनी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चे बता रखे हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 आता है आपके पास, ध्यान से देखेंगे। सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, यानी किसके स्टूडेंट थे, किसके तालिबे इल्म थे। सर सैयद अहमद खान, शिबली नुमानी, हाली अबुल कलाम आजाद। याद रखिएगा शिबली नुमानी के जो है ये शागिर्द थे यानी स्टूडेंट थे। कौन? तो सैयद सुलेमान नदवी। याद रहे सैयद सुलेमान नदवी हमारे निसाब में बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक नाम से चैप्टर लिखे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 3 में है। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक यह एक मजमून है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास 5 नंबर पे, मजमून इंशाइया क्या है। चैप्टर का नाम है, इसलिए यहां पे जो है ना इस तरह से आपका जो है घेरा लगा दिया है। ये चैप्टर का नाम है, आपके निसाब का एक चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 4 का नाम है इंशाइया क्या है। ये किस कैटेगरी में डाला गया है? तो मजमून के कैटेगरी में डाला गया है। आपसे पूछा जा रहा है इसके मुसन्निफ यानी राइटर कौन है, तो आप लोग आंसर करेंगे कि सर इसका जो है राइटर मुसन्निफ का नाम है वजीर आगा। इंशाइया क्या है? इनके मुसन्निफ इसके राइटर का नाम है वजीर आगा। चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन लिया गया है। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 6, ध्यान से देखेंगे। इनमें से उर्दू का पहला अफसाना कौन है। उर्दू का पहला अफसाना आपसे पूछा जा रहा है। याद रहे जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं
एंड में आप लोगों को बतानी है कि 50 में आप लोगों ने कितना सही कर पाया, और फिर कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। तो आप लोग बताएंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नशे की पहली तरंग। नशे की पहली तरंग को जो है उर्दू का सबसे पहला अफसाना माना गया है, और इस अफसाना के अफसाना निगार का नाम, मुसन्निफ का नाम है सज्जाद हैदर यिल्दिरम। अगर क्लास 10th में पढ़ेंगे तो आप लोगों को अलग मिलेगा, प्रेमचंद मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्लास 12th में हमारे निसाब में दिया गया है नशे की पहली तरंग, और इसी को ही याद करना है क्योंकि क्लास 12th आपका सिलेबस है, ना कि क्लास 10th है। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 7, ध्यान से देखेंगे। अफसाना प्रॉमिस में मरकजी किरदार कौन है? प्रॉमिस नाम से एक अफसाना है, इस अफसाना में जो है मरकजी किरदार, अहम किरदार, जिसका नाम है अम्मू। सब लोगों को पता होगा, अम्मू के 4 बेटा था। ठीक है, अम्मू के जो है ना 4 बेटा था, एक जमशीद, हमीद, और क्या क्या है देख लीजिए आप लोग, हमीद, जमशीद, दोनों का नाम तो दे दिया है, इनके अलावा और 2 बेटा था। ख्वाजा भी इसका जो है ये एक खिदमत करने वाली थी। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर होगा कि अफसाना प्रॉमिस में मरकजी किरदार कौन है? ये अम्मू है। ठीक है, चारों बेटे क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री में रहते हैं, और एक छोटा बेटा जो है वो इंडिया में ही रहते हैं। और होता क्या है, अम्मू प्रॉमिस लेते हैं। प्रॉमिस क्या लेते हैं कि जब मैं इंतकाल हो जाऊं, मर जाऊं, मेरी मरने के बाद चारों बेटा जो है मुझे कांधा देना। लेकिन पैसे कमाने में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना जो है बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी माँ की जनाजा में भी शामिल यानी शिरकत नहीं कर पाते हैं। तो इससे कहा जा रहा है, ये अफसाना लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे जो हिंदुस्तान में ऐसा कल्चर बन चुका है कि अभी जो है अपने रुपए पैसे कमाने में इतना मशरूफ हो जाते हैं कि अपनी माँ बाप का भी कुछ ख्याल नहीं रखा जाता है। अभी जो हाल ही में चल रहा है उसी चीज को जो है खोल करके रख दिया है, और इंसान जो है इस तरह से हो चुके हैं। इस वजह से ये अफसाना लिखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही कहना है। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 8, ध्यान से देखेंगे। मंटू का पूरा नाम क्या था? तो मंटू का पूरा नाम होता है सआदत हसन मंटू। क्या नाम होता है? सआदत हसन मंटू। ठीक है, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, बाबाए उर्दू किसे कहते हैं? ऑप्शन है फरहतुल्लाह बेग, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल समद, मुंशी ज़काउल्लाह। मैं आप लोगों को एक चांस दिया था कि जो बच्चे सही बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर तो उसको गिफ्ट दिया जाएगा, लेकिन सब कोई अलग अलग डिफरेंट आंसर बताया। और ऑप्शन बताने के बाद ऑप्शन नंबर बी जब मैंने आप लोगों को बताया कि मौलवी अब्दुल हक, उसमें भी जो है आंसर आप लोगों का सही नहीं आया था, बहुत बच्चे का। फाइनली ऑप्शन नंबर बी वाले जितने बच्चे हैं आप लोग खुशी मनाइए, हो सकता है कब आप लोगों को गिफ्ट मिल जाए कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चे बताए हैं बिल्कुल सही है। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 10, ध्यान से देखेंगे। सबसे मशहूर मर्सिया निगार हैं, ठीक है, गालिब है, मीर अनीस या फिर सौदा? फटाफट से बताएंगे सबसे मशहूर यानी फेमस मर्सिया निगार किसे जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना मीर अनीस, ये सबसे बड़े और मशहूर मर्सिया निगार हैं, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल आता है 11 नंबर पे, गालिब उर्दू के साथ साथ किस जुबान में शायरी करते थे? ऑप्शन आपके पास अंग्रेजी, देखो उर्दू के साथ में अंग्रेजी शेरो शायरी करना बहुत मुश्किल काम है, सबको पता है। अरबी में भी नहीं कर सकता है उर्दू के साथ में, और तुर्की में भी नहीं कर सकता है। तो ये क्वेश्चन तो याद रहेगा, और याद करना भी काफी लाजमी है क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। फारसी में करते थे आप लोग, अगर मंथली एग्जाम में भी देखेंगे ना तो आपका जो है बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी पे कितने बच्चे 95% दिए हैं? आप लोग 95% दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं? जो बच्चे 95% दिए हैं बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल 12 नंबर पे, दर्ज झैल शेर के शायर कौन है? दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, बहुत बार मैं तर्ज के साथ आप लोगों को सुना भी चुका हूं, ध्यान से सुनेंगे कि दाइम परा हुआ तेरे दर पर
नहीं हूं मैं, दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, और खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर नहीं हूं मैं। तो ये शेर के शायर कौन है भाई? गालिब है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गालिब जो है ना, आपके बहुत सारे बच्चे गालिब को गालिब चच्चा भी नाम रख दिए हैं, तो याद रखिएगा आपके गालिब चच्चा का ये शेर है। दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी के पत्थर नहीं हूं मैं। सवाल नंबर 13 है आपके पास, ध्यान से देखो। खिदमते खल्क में कौन सी तरकीब है? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, मुतजात, मुतरादिफ। फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन है खिदमते खल्क में कौन सी तरकीब है? तो मुरक्कब इजाफी होगा। आप लोग कहेंगे सर मुरक्कब इजाफी क्यों होगा? तो इजाफी या फिर इजाफत का मतलब समझते हैं आप लोग, या फिर इजाफा समझते हैं ना, यानी जो अलग से एक्स्ट्रा में कुछ लगे, ठीक है, उसको हम लोग इजाफा कहते हैं। सभी बच्चों का राय है कि फास्ट होनी चाहिए। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको फास्ट करते हैं। तो खिदमते, खिदमते तेज देर ते हम बोलते हैं ना, यहाँ पे जेर क्या बोलते हैं हम? जेर। खिदमते खल्क, ठीक है, खिदमते खल्क में कौन सी तरकीब है? तो ये आपका मुरक्कब इजाफी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ना जेर लग रहा है अलग से इजाफत के तौर पर, इसलिए मुरक्कब इजाफी होगा, बाकी मुरक्कब तौसीफी नहीं होगा। मुतजाद तो उल्टा ऑपोजिट को कहते हैं। मुतरादिफ किसको कहते हैं? पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। फाइनली ऑप्शन नंबर ए पे जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल आता है 14 नंबर पे। माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती हैं? 2, 3, 4, 5। याद रखिए, माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती है। एक होती है इसमें सिफत, एक होती है इसमें जात। ज्यादातर किताबों में आप लोगों को मिलेगा इसमें सिफत, इसमें जात, और यही दुरुस्त है, इसी को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। लेकिन कहीं कहीं अगर आप लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं, मान लीजिए कि ये वाला आपका इसमें सिफत या फिर इसमें जात याद ना रहे, या फिर वो ऑप्शन में ही कभी ना आए, कहीं मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो आप लोग नॉलेज के लिए याद रख लीजिए, कभी कभी आप लोग इसको इसमें मारफा और इसमें नकरा में भी मार सकते हैं। माना के एतबार से याद रखना है इसमें की 2 ही किस्में होती है, चाहे वो इसमें जात पे आप लोग मारेंगे या फिर इसमें सिफत पे, ये 2 किस्में हो गया। या फिर अगर ये नहीं रहे, कभी मुश्किल में अगर आप लोग पड़ जाते हैं, तो याद रख लीजिए नॉलेज के लिए इसमें मारफा या फिर इसमें नकरा आपका दिया हुआ रहेगा। तो फाइनली आप लोगों को बताना है कि माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में होती हैं, और बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती है। कौन कौन? तो जामिद, मस्दर और मुश्तक। जामिद की ही 2 किस्में होती है, इसमें मारफा और इसमें नकरा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बिल्कुल गलत हो रहा है, इसमें मारफा और इसमें नकरा, ठीक है। जामिद की कितनी किस्में होती है? 2 किस्में होती है। जामिद की कितनी किस्में? 2 किस्में, इसमें मारफा और इसमें नकरा, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, माना के एतबार से इसमें की टोटल 2 किस्में होती है, बस इतना माइंड में आप लोग घुसा लीजिए। अगला सवाल 15 नंबर पे, खुराक क्या है? तो ये खुराक जो है ना, असल में खुर्दन मस्दर से आया है, खुराक, ठीक है। खुर्दन मस्दर खाना होता है, उसी से आपका खुराक लिया गया है। ये आपका हासिल मस्दर है। क्या है? हासिल मस्दर है। हासिल मस्दर का काम कर रहा है खुराक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल 16 नंबर पे, इसमें मारफा की कितनी किस्में होती हैं? तो सभी किताबों में आप लोगों को इसमें मारफा की 7 किस्में मिलेगी। कितनी किस्में? 7 किस्में, ठीक है। उनमें से पहली किस्म उसका है अलम, जमीर, ठीक है। तो ये तमाम किस्में जो है किसकी है? इसमें मारफा की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास 17 नंबर पे, किसी खास इसम को किसी खास इसम को क्या कहते हैं? ये आपका सवाल होगा। किसी खास इसम को क्या कहते हैं? इसमें मारफा, इसमें नकरा, इसमें फाइल, इसमें मफूल। याद रखिएगा, इसमें मारफा किसी खास इसमें को ही कहते हैं। इसमें मारफा का ही दूसरा नाम है इसमें खास, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पे आप लोग टिक करेंगे। अगला सवाल 18 नंबर पे, शब। शब का मतलब होता है रात, ठीक है। शब से इसमें हालिया बनाइए। याद रखिए, इसमें हालिया किसे कहते हैं? यानी ऐसा लफ्ज जिससे जो है कोई मफऊली माना बने, या फिर मफऊली माना निकले, या फिर फाइली माना बने, ठीक है। अगर आप लोग देखते हैं यहां पे मफऊली माना शब रोज तो नहीं होता है। मफऊल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और शबीना, ये भी मफऊली माना नहीं निकला है, कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। लेकिन शबाना जो है ना, ये आपका फाइली माना निकल रहा है। मैंने आपको बताया
चाहे आपका फाइल ही माना देगा या फिर मफऊल ही माना देगा। तो फाइल किसको कहते हैं? फाइल को हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को ही फाइल कहते हैं। जैसे मान लीजिए महमूद आम खाया, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर यही आप लोगों से ही ले लेते हैं मुस्कान परवीन। ठीक है, मुस्कान परवीन जो है रोटी बना रही है, रोटी बनाने का काम जो है मुस्कान परवीन कर रही है, तो मुस्कान परवीन जो है ये फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नाम होगा, ज्यादा आप लोग माइंड में एक चीज बैठा लीजिए, जितने भी नाम है वो सारे नाम जो है फाइल होगा, क्योंकि वो करने वाला ही होगा। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिएगा, शब से अगर हम लोग इसमें हालिया बनाएंगे तो शबाना बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन, सब लोगों का परफेक्ट आंसर आ रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास, इनमें से लक़ब की मिसाल कौन है? याद रखिएगा, लक़ब जो है ना अलम की किस्म में से आता है। अलम की टोटल 5 किस्में होती है ज्यादातर किताबों में, किसी किसी किताब में आपको 6 किस्में भी मिल जाएगा। ठीक है, अलम की किस्म होती है कुन्नियत, खिताब, लक़ब, तखल्लुस और आपका एक होता है इस्मी। ठीक है, तो फाइनली आपको पूछ रखा है इनमें से लक़ब की मिसाल कौन है? तो लक़ब किसको कहते हैं? वह नाम जो आवाम के जानिब से किसी अच्छे काम के वजह से या फिर किसी बुरे काम के वजह से दिया जाए। ठीक है, हुकूमत के जानिब से नहीं, आपको आवाम के नाम से जो नाम दिया जाए उसको क्या कहेंगे? लक़ब वाला नाम कहेंगे। अगर हम लोग देखते हैं अबू सालेह, तो ये जो है ना रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जा रहा है, ये कुन्नियत के किस्म में आ जाएगा। अगर हम लोग देखें मोहसिन उर्दू, मोहसिन उर्दू जो है ना ये आपका बिल्कुल लक़ब हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम लोग जो है ना आवाम इस नाम को दे रखा है मोहसिन उर्दू नाम से। बाकी पप्पू जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका उर्फी नाम हो जाएगा। उर्फी नाम किसको कहते हैं? जो असल नाम के अलावा किसी दूसरे नाम से प्रचलित हो जाए, फेमस हो जाए, उसको हम लोग उर्फी नाम कहते हैं। बाकी फाइज जो है ये तखल्लुस हो गया। फाइज दहलवी जो है फाइज इस्तेमाल करते हैं अपने नाम में तखल्लुस के तौर पर। ठीक है, फाइनली आपको पता चला कि मोहसिन उर्दू ये आपका लक़ब हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर पे, अबू सालेह क्या है? ठीक है, अबू सालेह जो है ये क्या है? लक़ब है, उर्फ है, कुन्नियत है, खिताब है। याद रखें, उम्मे कुलसुम, अबू सालेह, इस तरह के नाम जो आपका आएगा ना रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाएगा। जैसे शंकर की माँ, अहमद का बाप, इस तरह से हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना ये सारे नाम जो है आपका कुन्नियत में आएगा, इसलिए अबू सालेह क्या हो जाएगा? ये आपका कुन्नियत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी जो नाम रिश्ता के ताल्लुक से पुकारा जाए वैसे नाम को हम लोग कुन्नियत कहते हैं। सवाल नंबर 21, हुस्न का इसम फाइल क्या होगा? तो हुस्न का जो है ना इसम फाइल आपका हुसैन हो जाएगा। किसी का भी नाम हो सकता है हुसैन। ठीक है, तो हुसैन क्या हो जाएगा? इसम फाइल हो जाएगा। हुस्न से हम लोग इसम फाइल बनाना चाहेंगे, यानी अगर सब्जेक्ट बनाना चाहेंगे तो हुसैन ही तो होगा, उसके अलावा हसीन तो होगा नहीं, हसीना तो होगा नहीं, और हसना तो होगा नहीं, या फिर हसीना तो होगा नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग टिक कीजिएगा। शायद कि आपको ऑप्शन नंबर ए आंसर शीट में मिले, लेकिन याद रखें ऑप्शन नंबर बी आप लोग टिक कीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके पास 22 नंबर पे, फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे? शेर खानी में जो है जो शेर व शायरी किया करते थे, किस तरह की गलतियां इससे हुआ करता था? ऑप्शन है इमला की, मुहावरे की, वाहिद जमा की, एराब की। तो ये जो है ना बेसिक तौर पर एराब की गलतियां किया करते थे। एराब किसको कहते हैं? जबर जेर पेश को एराब कहते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे लिख लेते हैं, एक बा लिख लिए। ठीक, अगर नीचे दिए तो इसको जेर कहेंगे, ऊपर दिए तो हम लोग इसको जबर कहेंगे, इस तरह से ऊपर दे दिए इसको पेश कहेंगे। तो जबर जेर पेश की गलतियां करते थे, यानी एराब की गलतियां करते थे। एराब जबर जेर पेश को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास, फरहतुल्लाह बेग के जिद्दे अमजद। ठीक है, यहाँ पे दाल के ऊपर जो है ना तस्दीद है, इसलिए दाल को हम लोग जिम दाल से दे पढ़ेंगे। ठीक है, जिद्दे अमजद। जिद्दे अमजद का मतलब क्या होता है? दादा परदादा। ठीक है, उसके दादा परदादा। ठीक है ना, तो जिद्दे अमजद कहां से? हिजरत करके। हिजरत का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी माइग्रेशन करना या फिर जगह का तब्दीली करना। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि फरहतुल्लाह बेग के जिद्दे अमजद यानी दादा और परदादा हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। यानी कब आए, कहां से आए थे? ठीक है, तेहरान से, बदखुशा से, निशापुर से या फिर
तबरेज से। तो ये जो है बदखुशा से तरके वतन यानी बदखुशा को छोड़ करके हिंदुस्तान आए थे फरहतुल्लाह बेग के दादा और परदादा, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई, ठीक है। फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश 1885 ईस्वी में है और फरहतुल्लाह बेग के मुताबिक खुद बताया गया है कि 1885 है और 1885 ही दुरुस्त है। आप लोगों को किताब में बताया गया 1883 ईस्वी, लेकिन इसके बारे में फिर बताया गया है कि ये जो है ना रॉन्ग है 1883, इसलिए आप लोग याद रखिएगा 1885 ईस्वी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 25 नंबर पे देखेंगे। सवाल नंबर 25 है, फरहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था। तो फरहतुल्लाह बेग के वालिद यानी बाप का नाम था हशमतुल्लाह बेग, याद रहेगा ना, चलिए बिल्कुल याद रखनी चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन, फरहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किस बुजुर्ग ने कराई थी, ठीक है। ऑप्शन है सैयद करीमुल्लाह, सैयद हफीजुल्लाह, सैयद वलीउल्लाह, सैयद गयासुल्लाह। तो ऑप्शन आपका सी यानी सैयद वलीउल्लाह ने इसकी बिस्मिल्लाह कराई थी, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सवाल नंबर 27, ध्यान से देखेंगे। फरहतुल्लाह बेग हैदराबाद में किस जुबान के मुअल्लिम बनाए गए यानी उस्ताद बनाए गए। ऑप्शन आपके पास उर्दू, अंग्रेजी, फारसी या फिर अरबी। तो सब लोगों को पता होगा ये जो है ना उर्दू के मुअल्लिम यानी उर्दू के उस्ताद बनाए गए थे, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28, ध्यान से देखना। हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था। सैयद आशिक अली निज़ामी, अली नकी निज़ामी, माशूक अली निज़ामी, सरवर अली निज़ामी। सही आंसर आपका सैयद आशिक अली निज़ामी। ऑप्शन नंबर ए पे जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही है। 29 नंबर सवाल आपके पास, ख्वाजा हसन निज़ामी ने हिंदू साधुओं से क्या सीखा था। देखिएगा ऑप्शन है तौसूफ, फलसफा, विधान, संस्कृत, वहदानियत। तो फलसफा वेदांत इन्होंने सीखा था। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगर मजा आ रहा है तो जो बच्चे बाद में आए हैं ना फटाफट से लाइक की तादाद को जो है डेवलप कर दें, थोड़ा बढ़ा दें। और अगर आप लोग चाहते हैं हम लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से हो चैप्टर वाइज और बाकी टेस्ट सीरीज के साथ पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, उसके अलावा उर्दू ग्रामर पर्सन बिल्कुल बेसिक से, आप लोग आज ही डाउनलोड कीजिए एएस उर्दू एजुकेशन एप्लीकेशन, या फिर जो नंबर आप लोगों को दिख रहा है इस नंबर पे डायरेक्ट आप लोग राब्ता कर सकते हैं 9508214760, या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आसानी हो जाएगा। फाइनली हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपके पास 30 नंबर सवाल है, क्या है निजाम बांसुरी या फिर इसको हम लोग निजाम बांसुरी भी कह सकते हैं। निजाम बांसुरी किसकी तसनीफ है, यानी निजाम बांसुरी जो है इसके मुसन्निफ, इसके राइटर कौन है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ख्वाजा हसन नज़ामी, फरहतुल्लाह बेग, अब्दुल हक, ज़काउल्लाह। सही आंसर हो जाएगा आपका निजाम बांसुरी किसकी तसनीफ है, यह है ख्वाजा हसन नज़ामी, इसके मुसन्निफ यानी राइटर है, ठीक है। कौन है? ख्वाजा हसन नज़ामी इसके जो है राइटर है, मुसन्निफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल 31 नंबर पे, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई। दसना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ या फिर गया। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश होती है दसना में। दसना कहां पे वाक़ है? बिहार के एक जिला का नाम है नालंदा। नालंदा जिला में दसना वाक़ है, यानी यहीं पे स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, बिहार के नालंदा जिला में एक जगह का नाम है दसना, वहीं पे ये मौजूद है, ठीक है। अगला सवाल 32 नंबर पे, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था, यानी कौन सा राज्य से था। ऑप्शन है बंगाल, यूपी, बिहार या फिर झारखंड। आप लोग बताएंगे कि ये हो जाएगा आपका कुछ लाइटिंग वगैरह कटा तो नहीं है ना। चलिए, तो सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था, आप लोग बताएंगे कि बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आता है आपके पास, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। 33 नंबर पे, सैयद सुलेमान नदवी की वफात कब हुई। ऑप्शन है 1952, 1953, 1954, 1955। आप लोग आंसर करेंगे कि सर सैयद सुलेमान नदवी की वफात जो है 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953। और इसकी पैदाइश 1884 ईस्वी में। कब? 1884 ईस्वी में। कहां पे? तो दसना में। आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया। चलिए बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास 34 नंबर पे, जिस तहरीर में, तहरीर का मतलब होता है लिखावट, ठीक है, शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जिस लिखावट में जो है शेर का तशरीह और ताबीर व तशरीह की जाए उसको क्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज पे तनकीद करना
या फिर उस पे उसकी अच्छाई या फिर उसकी बुराई को देख करके बताना, उसको कौन सा मजमून के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, शेर और अदब, उसमें शेर भी आएगा और अदब से रिलेटेड, अदब किसको कहते हैं, जैसे अफसाना हो गया, खाका हो गया, ड्रामा हो गया, ये सब चीज जो है अदब के हिस्सा में आते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि शेर और अदब के बारे में जो है तज़किरा होता है, उसके अलावा जो है शेर के बारे में भी तज़किरा होता है, उसके बाद उसका तशरीह के बारे में बताया जाता है, उसका मीनिंग मतलब के बारे में बताया जा रहा है, उसके अलावा जो है अदब से रिलेटेड जो है बातें होती हैं, वो कौन सा मजमून में होती हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। इल्मी मजमून, तनकीदी मजमून, ज़रीफाना मजमून, तंजिया मजमून। अगर आप लोग मजमून के बारे में मैं आप लोगों को जब पढ़ाया था अच्छे से, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा ना, तो आंसर बिल्कुल करेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी तनकीदी मजमून। कितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी पे गए हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या बात है। शेख रजा, उसके अलावा है शमीम शेख, उसके अलावा सिमरन परवीन, एमडी दानिश आलम, आर्ट से स्टडी। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चों का जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी आया। काफी खुशी होती है आप लोगों का इतना बेहतरीन आंसर देख करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल 35 नंबर पे, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था। ठीक है, तो अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम था शुजाअत हुसैन। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। अहमद जमाल पाशा, एक चैप्टर का नाम है हिजरत। इस हिजरत चैप्टर के मुसन्निफ अहमद जमाल पाशा है। हिजरत को कौन सा कैटेगरी में डाला गया है, तो हिजरत को इंशाइया की कैटेगरी में डाला गया है। ये सब चीज हम लोग दोबारा इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोगों का जो है ना माइंड में ये सब बातें रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल 36 नंबर पे, अहमद जमाल पाशा के दादा कौन थे। सदफ अली, नजफ अली, शरफ अली, कनबर अली। सही आंसर आपका नजफ अली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट है। सवाल नंबर 37 है आपके पास, मीर अमन कहां पैदा हुए। मीर अमन दहलवी हम लोग बोलते हैं इसका नाम को, तो यहीं से पता चल रहा है कि मीर अमन की पैदाइश जो है दिल्ली में हुई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल 38 नंबर पे, बाग वो बहार के अलावा मीर अमन की दूसरी किताब कौन है, तो गंज खुबी नाम से है। बाग वो बहार के अलावा जो है मीर अमन दहलवी की दूसरी किताब का नाम है गंज खुबी। इखलाक मोहसिनी के नाम से एक फारसी का किताब सा उसे कन्वर्ट करके जो लिखे हैं, इसका नाम है गंज खुबी के नाम से। ठीक है, कौन लिखे हैं इसके मुसन्निफ, मीर अमन दहलवी। ठीक है, अगला सवाल आपके पास है, बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है, तो ये आपका फोर्ट विलियम कॉलेज से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट। 40 नंबर सवाल, उर्दू अदब में मीर अमन की अहमियत क्यों है, तो मीर अमन की अहमियत इसलिए है क्योंकि ये सादा नस्र की वजह से, ये जो है ना नस्र जो लिखते थे, किस्सा कहानी जो लिखते थे, अफसाना वगैरह जो नावल वगैरह जो लिखते थे ना, बिल्कुल इसकी जुबान सादा होती थी, इस वजह से सबसे ज्यादा ये फेमस हुए हैं। ठीक है, तो सादा नस्र की वजह से ये जो है जाने जाते हैं, आज हम लोग जानते हैं इसको इसी रीजन से। सवाल नंबर 41, चहार दरवेश का एक उर्दू तर्जमा किसने किया था, अता हुसैन तहसीन, रजब अली बेग सरवर, मीर अमन दहलवी, रतननाथ सरशार। याद रखें, चहार दरवेश जो है ये बागो बहार नाम से जो एक किताब है, उस किताब में चहार दरवेश यानी 4 दरवेश 4 फकीर की कहानी है, उसके अलावा एक बादशाह आजाद बख्त का कहानी है। टोटल 5 इसमें शामिल है। और ये जब फारसी में किताब था उसका नाम था चहार दरवेश, लेकिन फारसी से जो कन्वर्ट हुआ उर्दू में जो किताब आई उसका नाम रखा गया बागो बहार। उसके मुसन्निफ है मीर अमन दहलवी। याद रखिएगा, ये आपका मीर अमन दहलवी हो जाएगा। चहार दरवेश से जो उर्दू तर्जमा किए हैं उसका मुसन्निफ का जो है, चहार दरवेश से जो उर्दू तर्जमा किए हैं उस मुसन्निफ का नाम है मीर अमन दहलवी, और चहार दरवेश से कन्वर्ट किए हैं तो उस किताब का क्या नाम है, बाग वो बहार। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। अगला सवाल 42 नंबर पे, अता हुसैन तहसीन के तर्जमा का क्या नाम है, तो नौतर्ज मुरस्सा नाम है। क्या नाम है, ऑप्शन बी यानी नौतर्ज मुरस्सा। सवाल नंबर 43 आपके पास, इनमें से कौन अफसाना निगार 1912 ईस्वी में पैदा हुए थे, तो सादत हसन मंटू जो है ना 1912 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। किसकी, तो सादत हसन मंटू की। 44 नंबर सवाल, अल्लामा हैरत बेदायूनी ने मुलाजिमत के लिए कहां हिजरत फरमाई, तो अल्लामा हैरत बेदायूनी ने मुलाजिमत के लिए हैदराबाद में जो है क्या फरमाया था, इन्होंने क्या फरमाया था, ठहरने के लिए मकाम बनाया। ठीक है, तो फाइनली 44 नंबर क्वेश्चन का कितने बच्चे दे रहे हैं, साद हुसैन मंटू। चलो ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर ए लगभग सारे स्टूडेंट का आ चुका है। सर प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ ऑल्सो। चलो अब्दुल हसन अबीदुल हसन, ठीक है, मैं ऐप में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा ये सारी पीडीएफ्स। ठीक है, अगला सवाल 45 नंबर पे ध्यान से देखेंगे, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ किस महकमा में मुलाजिमत थे, दर्स व तदरीस,
पुलिस, डाकखाना, रेलवे। तो सही आंसर होगा आपका दर्स व तदरीस, यानी पढ़ाने के इसमें जो है मुलाजिमत थे, यानी पढ़ाने का काम किया करते थे। कौन? सलाम बिन रज़्ज़ाक़। ठीक है, अगला सवाल आपके पास, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सवाल नंबर 46 है, ध्यान से देखना। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की तालीम कहां तक थे? ठीक है, MA, डिप्लोमा इन एजुकेशन, BA या फिर कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कि सर डिप्लोमा इन एजुकेशन तक की इनकी जो है तालीम इन्होंने हासिल किया था। सवाल नंबर 67 है, मुअल्लिमी के मुलाजिमत से सलाम बिन रज़्ज़ाक़ कब सुबकदोश हुए, यानी रिटायर हुए? तो 1999, यानी जब पढ़ा रहे थे ना उस पद से ये जो है कब रिटायर हुए, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताएंगे 1999 में रिटायर हुए। बहुत बेहतरीन। अगला सवाल 48 नंबर पे देखेंगे सभी बच्चे। सवाल नंबर 48 है कि मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? 35 साल, 30 साल, 40 साल या फिर 32 साल? तो आप लोग बताएंगे 35 साल की उम्र में जो है मौलाना आजाद पहली बार कांग्रेस के सदर हुए। इतना लॉन्ग टाइम तक कोई नहीं रहा मौलाना आजाद के बराबर में, और इतने कम उम्र में जो है कोई नहीं अब तक आया है। ठीक है, और ना उससे पहले कोई बना था। तो याद रखिएगा 35 साल की उम्र में जो है कांग्रेस के सदर बने थे। 49 नंबर क्वेश्चन आपके पास, गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं? मैंने आपको बताया गुबारे खातिर में टोटल 24 खतूत हैं, लेकिन हमारे निसाब में 3 खतूत है। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन। और ये आपका जो है हम लोग 50 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 50, मौलाना आजाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो मौलाना आजाद की पैदाइश होती है सऊदी अरब में। 1888 ईस्वी में जो है इनकी पैदाइश होती है। इनके वालिद जो है मुअल्लिम होते हैं, यानी वहीं पे जो है क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। क्या करते हैं? सऊदी अरब में पढ़ाते हैं और पढ़ाने के वहीं पे रहते हैं। इसलिए बचपन में ही मौलाना आजाद की जो है पैदाइश होती है सऊदी अरब में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 50 तक हम लोगों ने वादा किया था, पूरा 50 क्वेश्चन हो गया। देखो 51 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लें क्या? 51 नंबर क्वेश्चन देख ही लेते हैं। मौलाना आजाद की पैदाइश कब हुई? अभी बताया आपको 1888 ईस्वी। नज़्म शब कदर के शायर कौन है? तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। ठीक है, चलिए हम लोग 50 तक ही आज की क्लास में रहने देते हैं। बताइएगा आप लोगों को क्लास आज का ये कैसा लगा। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं, अगर आप लोग अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग डाउनलोड कीजिए ऑफिशियल एप्लीकेशन और वहां से कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन तरीके से बनाइए, या फिर हमारे डायरेक्ट नंबर पे ही आप लोग राब्ता कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, जरूर आप लोग मुझे इत्तला करें, जरूर आप लोगों को यहाँ से जो है पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो कैसा लगा क्लास आप लोगों को, एक बार फीडबैक देके जाइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत। कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोरी होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोरी होना।